और लोगों ने एक नूर साहब ने लिखा है, मैं इसलिए बता रहा हूँ उन्होंने लिखा है, लेकिन कैप्टन साहब गाज़ा का इतिहास सिर्फ खून से लिखा जा रहा है। ये बेकार नहीं जाएगा, फ़िलिस्तीन तो आज़ाद होकर रहेगा। ये उनका इस तरह का रिएक्शन आया है। इसी तरीके से नूर साहब लिखा, नेतन्याहू की सोच की आखिरी मौके पर जो हो सकता है कर लो। ये वो कहना चाहते हैं। मोहम्मद बदर साहब ने, फजील साहब, ट्रम्प ने कहा है कि ये सीज़ फायर ज़्यादा दिन रहेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये हमने बात भी की थी। लेकिन मैं यहाँ पे फजील साहब आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे बात हो रही है कि ये जो हमास है, कैप्टन साहब ने दूसरा रुख दिया कि अब वो नहीं होगा। लेकिन राजा सिंह राजपूत साहब ने लिखा है कि हमास बहुत बड़ा लड़ाका संगठन बनेगा। जिन्होंने परिवार खोया है वो लोग हमास से जुड़ेंगे, बहुत मजबूती से जुड़ेंगे। ये उन्होंने कहा था और ये बात एलन मस्क ने बहुत पहले कही थी। और ये बात साबित भी हो रही है कैप्टन साहब, फजील साहब, कि जितने मारे गए हैं उससे ज्यादा ब्लिंकन ने इतराफ किया है कि हमास में भर्ती हो गए, उतने लोग उसमें शामिल हो गए और फ्यूचर में और लोग जुड़ेंगे। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि जो बात ये कही गई थी कि हम बिल्कुल से तबाह और बर्बाद कर देंगे, लेकिन दुनिया ने देखा कि वो हुआ नहीं और वो परेड करते नजर आए। बहरहाल अभी क्या सिचुएशन होगी। इसी तरीके से हिजबुल्लाह और हूती तो मजबूत टस से मस हुआ नहीं। हूती अपने स्टैंड पर कायम रहा आखिर तक और अभी भी उसने कोई फैसला लिया नहीं है कैप्टन साहब। अच्छा, अभी मैं खबर देख रहा था कि 4 के बदले 200 फिलिस्तीनियों को छोड़ा गया है। 4 फिर छोड़ा है हमास ने। अभी मैं प्रेस टीवी पे देख रहा था, हमास सेज 4 इजरायली वुमेन टू बी रिलीज्ड इन रिटर्न फॉर 200 पैलेस्टीनियन। तो ये खबर जो है वो आ रही। मैं फजील साहब आपसे जानना चाहता हूँ, क्या लग रहा है आपको कि हमास लड़ेगा? क्या वाकई आजाद होगा जैसा वो कहा खून से लिखी गई इबारत है? लड़ाई का मुमताज भाई एक तरीका ये होता है कि हौसले किसके बुलंद हैं और किसके पस्त हैं, आगे की लड़ाई उसी पे डिपेंड करती है। हाईवे पे जब आप स्पीड कम करते हैं तो धीरे 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 आपको किनारे की लाइन में डाल दिया जाता आप है। कह दिया कि अब हम फौज नहीं देंगे, ये भी मैं बता किसने दूं कहा? आपको। अमेरिका ने यानी वादे कर दिया ट्रंप जैसा ने जो बात कही, सुनिए, ट्रंप ने जो बात कही उसका मतलब आप दूसरा निकाल रहे हैं। ट्रंप ने चेताया है किसको? नेतन्याहू को, हाँ, कि तुम अगर 3-5 वही ज्यादा वही। करोगे तो ये सीज फायर तुम्हारा फेल हो जाएगा। उन्होंने हमास को नहीं कहा। हाँ, ये जरूर है कि ऐसे कह दिया है कि लोग अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं उसका। आप एक बात तो मान लीजिए कैप्टन साहब, कि बाइडन और नेतन्याहू की जो जुगलबंदी थी वो ट्रंप के सामने फेल हो गई। ये जोड़ी टूट गई। अब जोड़ी टूट गई, सॉरी, और नेतन्याहू को कैंसर हो गया, 85 साल उम्र हो गई। कितना जिद करेंगे, कितना जुल्म करेंगे? आखिर मरना तो है ना सबको। इस दुनिया में कौन है जो नहीं मरेगा? तो अब तो नेतन्याहू के पास अल्लाह की तरफ से भी कुछ नहीं बचा है। न उम्र बची, न हौसला बचा। अब न पोस्ट जिस दिन चली गई उस दिन सब खत्म हो जाएगा। और दूसरे लोग आएंगे तो कोई जरूरी तो नहीं है कि वो भी इतना जालिम होंगे। टू नेशन थ्योरी, फिलिस्तीन अलग राष्ट्र बनेगा, आजाद होगा, अपनी सेना होगी, अपनी पुलिस होगी, अपनी सरकार होगी। यह बात मान लीजिए आप। कोई दुनिया की ताकत अब नहीं रोक सकती, अमेरिका भी नहीं रोक सकता। अमेरिका भी मिट जाएगा अगर सबको मिटाने चलेगा तो, ये जान लीजिए। और 1914 में मैंने कल भी कहा था और एक दिन पहले भी कहा था कि ब्रिटेन, जिसके दुनिया में इतने राज थे कि उसके राज्य में सूरज नहीं डूबता था, उसे 1914 में पूरी दुनिया से अपने आप को हटाना पड़ा। दुनिया में बड़े बड़े इतिहास हैं, हिटलर, कितने लोग हैं जिनके जुल्म की कहानी आज भी लोग याद करते हैं, सिहर जाते हैं सोच सोच के। आज तो मुझे नहीं लगता है कि उतने जालिम अभी कोई है दुनिया के अंदर। उनका भी अंत हुआ। अंत तो सबका होता है। और हमास तो अब जो अपने सर पे कफन बांध लेता है उसको कोई मार ही नहीं सकता।
उसको कौन मारेगा जो मर के निकला है घर से? अरे मरता तो वो है जिसे जिंदगी की ख्वाहिश होती है, वो रोज मरता है। यदि आप जीने की तमन्ना लेके घर से निकलेंगे, पल पल आपको मौत का डर आपको मार डालेगा। सिर्फ मौत से मौत नहीं आती है, मौत के डर से भी मौत आती है। यानी इंसान जिंदा है, लेकिन मरने के डर से हर रोज, हर पल, हर मिनट मर रहा है वो, कि कहीं हम मर न जाए, कहीं हमारा नुकसान न हो जाए। इजराइल और अमेरिका इसी उहापोह में पड़ा हुआ है कि कहीं हम मर न जाएं, कहीं हम मर न जाएं, कहीं हमारा कंट्री खत्म न हो जाए। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि 1914 का ब्रिटेन याद कर लीजिए, पूरी दुनिया से लड़ाई शुरू कर दिया, वर्ल्ड वार हो गई, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन समाप्त हो गया। आज उसकी क्या स्थिति है? ऐसा नहीं है कि इजराइल जो चाहेगा वही होगा। अभी तो बंधकों का मामला है, इसके बाद और टू नेशन थ्योरी तो पास हो चुका है यूएन में। अमेरिका ने बनाया है यूएन, इजराइल ने मिलकर बनाया है ना, पूरी दुनिया ने वहां बैठती है। तो टू नेशन थ्योरी तो पास हो चुका है, पूरी दुनिया ने अपना बहुमत से पास कर दिया। अब उसमें कुछ बचा ही नहीं, अब तो इंप्लीमेंट बचा है बस। केवल एक रेखा खींचनी है, एक बफर जोन बनाना है कि ये इजराइल की सीमा है और ये फिलिस्तीन की सीमा है। इसमें अब कुछ रह ही नहीं है, अब तो सिर्फ टेबल पर बैठना है, एक प्रस्ताव कोई भी कंट्री जो होगा उसका मेंबर ले आएगा कि भाई आपने प्रस्ताव पास किया है, अब उस पर कार्रवाई शुरू कीजिए। तब ना तो अमेरिका रोक पाएगा। और अमेरिका तो आपको बता दें आपसे, ट्रम्प साहब का जो मैंने एनालिसिस किया है, वो मिडिल ईस्ट से तो निकलना ही चाहते हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिडिल ईस्ट में। क्यों? क्योंकि अगर इंटरेस्ट लेंगे तो चाइना और रूस उनका पहरेदार बन के खड़ा है। जितना वो मिडिल ईस्ट में फंसेंगे, चाइना और रूस के पंजे में अमेरिका अपने आप को मुंह दे रहा है, अपना मुंह दे रहा है कि लो हमको खा लो, ये जान लीजिए आप। ऐसा नहीं है, दुनिया को सबसे बड़ा देश अमेरिका है तो वो भी बहुत कुछ सोचता है। जितना वो मिडिल ईस्ट में फंसेगा, उतना रूस और चाइना को मजबूत करेगा। ये बात तो हम जब जान रहे हैं, आप जान रहे हैं, तो उसको भी पता होगा, अमेरिका को भी पता होगा। जी अब तो बिल्कुल। अमेरिका ग्रीनलैंड की बात कर रहा है। अमेरिका जी ये कह रहा है कि भैया ये जो नेटो कंट्री है 32, इनको अमेरिका में मिला लो, अब बड़ा अमेरिका हो जाएगा। वो मिडिल ईस्ट में कहीं अब फंसने वाले नहीं है। शी जिनपिंग को बुला दिया अपने शपथ ग्रहण समारोह में। ये सब चीजें हैं। और फिलिस्तीन जी अलग जी राष्ट्र बनेगा, बिल्कुल। और सीमेंट और सरिया, अभी तो ये सब की चर्चा ही नहीं है। अभी तो कहीं दूर दूर तक सीमेंट बालू सरिया की गिट्टी रोड़ी बजरी की कोई चर्चा ही नहीं है। जब अलग स्टेट बन जाएगा तो पूरी दुनिया मिलकर फिलिस्तीन को दुनिया का खूबसूरत शहर बना देगी, देश बना देगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने तो कहा आपसे कि मुसलमान एक साल की ईद से पहले आप देखिएगा 1 लाख करोड़ आ जाएगा उसके पास। दुनिया भर के मुसलमान खाली अपनी ज़कात का पैसा दे देंगे तो 1 लाख करोड़ अपने आप पहुंच जाएगा, उनकी अपनी करेंसी में, जिस करेंसी में चाहेंगे अकाउंट के अंदर चला जाएगा पैसा। ऐसा नहीं है कि मुसलमान हर जगह मजलूम है, मजबूर है, माजूर नहीं है। वो चूंकि अपने तरीके से जरा सा कुछ है जो वो उस चीज के लिए अभी तक उसको एक्सप्लॉइट किया गया, लेकिन अब आगे नहीं कर पाएगा कोई एक्सप्लॉइट। जी मुमताज जी। बिल्कुल। और मैं आखिर में कैप्टन साहब से जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं समझता हूँ, बातें तो और बहुत सारी हैं और बातें की जाएंगी। जो अब्राहम अकॉर्ड की बात हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो शपथ लेने के बाद या कुर्सी बैठने के बाद अब सऊदी और इजराइल को वो करीब लाएंगे, क्या आपको लगता है कि अब्राहम अकॉर्ड जो है वो हो पाएगा? क्या 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 अभी अभी ऐसे हालात हैं, और क्या ये मौजूदा सरकार में हो पाएगा? क्या लग रहा है कैप्टन साहब आखिर में? पहले तो ये समझना पड़ेगा कि अब्राहम अकॉर्ड मोटा मोटी है क्या। अब्राहम अकॉर्ड जो है वो इजराइल की सरकार के बीच में और एक पश्चिम एशिया मिडिल ईस्ट की कंट्री के बीच में साइन हो रहे हैं। 3-4 साइन हो चुके हैं। सऊदी 7 अक्टूबर के हमले के दिन अब्राहम अकॉर्ड को साइन कर चुका होता अगर उस दिन हमला नहीं होता। इसमें होता यह है कि सऊदी वादा करता है, या जो भी मुस्लिम देश है या अरब मुल्क है, वो ये वादा करता है कि वो इजराइल को मान्यता देता है, इजराइल को मानता है कि इजराइल एक देश है,
सार्वभौम देश है और वो कहता है कि वो इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स को खोल देगा, जिसका मतलब ये होता है कि भविष्य में ट्रेड भी चालू हो जाएगा। इसके बदौलत अमेरिका बहुत पैसा इन कंट्रीज में पंप इन कर देता है। मेरा अंदाजा यह है कि जिस जिस कंट्री ने अब तक अब्राहम अकॉर्ड साइन किया, उस देश की इकोनॉमी में अमेरिका ने बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये बहुत बड़ी एक इंसेंटिव है और जाहिर सी बात है, छोटी सी बात है, कहना भी नहीं चाहिए। जो भी देश अब्राहम अकॉर्ड साइन करता है, उनके जो लीडर्स हैं, शेख हो, अमीर हो, उनके लंदन अकाउंट, न्यूयॉर्क, पेरिस अकाउंट में भी काफी इंसेंटिव आ जाता है, अमेरिका दे देता है। तो अमेरिका चाहता है और करके रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका खत्म होने में, अमेरिका कमजोर होने में अभी भी 50 साल बाकी हैं। अमेरिका एक दिन खत्म, कोई भी मुल्क 200-300 साल से ज्यादा आगे नहीं रहता। लीडरशिप की रोल उसको और किसी को देनी पड़ती है। तो इसके पहले कि अमेरिका दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे स्लाइड डाउन हो जाए, उसके पहले अमेरिका ने जितने वहां मुल्क हैं सबसे अब्राहम अकॉर्ड साइन करा लेना है। अब्राहम अकॉर्ड में एक चीज है बहुत इंटरेस्टिंग कि गजा एक मुल्क है, लेकिन इजराइल के अंदर एक मुल्क है। गजा में जो भी देश बनेगा, वेस्ट बैंक भी उसका कुछ हिस्सा होगा, उनकी अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स नहीं होगी। ये अब इसमें कोई मतलब कोई सोचे कि टू नेशन थ्योरी है, तो ये स्टेट, टू स्टेट विद इन वन नेशन वो है। देखिए, जैसे वेस्ट बंगाल है, केरला है, वहां बीच बीच में कहते हैं, वो कहते हैं हम आजाद हैं। आजादी आजादी के नारे केरला में भी लग जाते हैं। वेस्ट में, मैं बंगाली हूं, बंगाल में भी बीच बीच में आजादी के नारे लग जाते हैं। गजा, ये सोचना कि गजा लेबनान की तरह से एक आजाद मुल्क बन जाएगा, ये मैं भी, सब लोग चाहते हैं, काफी बड़ी तादाद में लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन ये जो, अगर आप पूरा का पूरा ओस्लो अकॉर्ड अगर आप पढ़ें तो उसमें ये हिस्सा है नहीं। ओस्लो अकॉर्ड में सिर्फ इतना कहा है कि गजा के लोगों की ऑटोनॉमी होगी, पूरी ऑटोनॉमी होगी, इजराइल के अंदर ऑटोनॉमी होगी, लेकिन उनकी विदेश नीति एंड डिफेंस पॉलिसी इजराइल वाली होगी। ओस्लो अकॉर्ड निकाल के हमें बस गूगल कीजिए, अभी आधा घंटा पढ़ सकते हैं, कल सुबह भी 1 घंटा पढ़ सकते हैं। जी डॉक्टर रिजवी। बिल्कुल, ये आप कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो जैसा लोग कह रहे हैं, फजील साहब ने और तमाम की टू नेशन थ्योरी उस पे बात होगी। और बहरहाल ये जो इतनी बड़ी कुर्बानियां दी जा रही हैं, इतना सब हो रहा है, तो ये इसीलिए हो रहा है। ओस्लो अकॉर्ड हो या और तमाम चीजें, वो ऐसा नहीं कि बिल्कुल फाइनल हो गई, बदली भी जा सकती हैं, हालात बदल सकते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जब बनने की बात हो रही है, तमाम चीजें अब ये फ्यूचर में तय होगा कि कैसे क्या होता है। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि लोगों को रिलीफ मिल गई है, लोग वापस आ रहे हैं और जाहिर है कि अपनों से उनकी मुलाकातें हो रही हैं। अब लाशें भी अभी निकल रही है, तो बड़े मतलब ठीक है, जश्न है, लेकिन मातम भी है। जिनकी लोगों के घर वालों की लाशें या जो भी है, मतलब यादें, तमाम चीजें हैं। बड़ा अजीब व गरीब मंजर होगा, खुदा न करे कि किसी को इस तरह का मंजर दिखाए, हम ये कहेंगे। और यही चीज इजराइल में भी मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि वहां लोग यूं ही प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, वहां पर भी आईडीएफ के लोग मारे गए हों, या वहां तो और जाने, चलिए यहाँ के जान की तो कोई कीमत ही नहीं है, लेकिन इजराइल में तो हर जान की कीमत है बड़ी, और बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो बहरहाल दोनों तरफ इस तरह की चीजें हैं, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि फिलिस्तीनियों का जो हक है वो उन्हें जरूर मिलना चाहिए। नूर साहब ने कहा कि जब इजराइल तो कोई मुल्क ही नहीं है, वो तो खुफिया विभाग है अमेरिका का, जो यहाँ पे कायम है। तो इस तरह की बातें बहरहाल हैं।
लेकिन ये है कि जो कुछ होगा हम फ्यूचर में देखेंगे, उस पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन ये कि फ़िलिस्तीन बहरहाल जो भी है, और चूँकि देखिए कैप्टन साहब, वहाँ पे जो मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब फिर पब्लिक जो है वो चूंटियों की तरह और टिल्डी की तरह जो है वो निकलेगी मुसलमानों की, अगर उस पे कुछ हुआ। भले ही एक हद तक कि चलिए छोड़ दीजिए, जाने दीजिए ये सब, लेकिन फिर एक चिंगारी ऐसी होती है, क्योंकि जब इंसान की अकीदत जुड़ी होती है, तो फिर इमाम खुमैनी ने ये कहा था फ़ज़ील साहब कि अगर मुसलमान एक-एक बाल्टी पानी भी डाल दे, तो इज़राइल को पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ चला गया। एक-एक बाल्टी पानी, ये उन्होंने कहा था। तो बहरहाल ये इस तरह की बातें हैं, और हम बहरहाल देखेंगे, और हम तो यही चाहते हैं कि इज़राइल में भी लोग अपने ठीक से रहें, वहाँ पे भी परेशानी ना हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि हमास चैन से बैठेगा। वो अब दबाव में तो आने वाला नहीं है, जब वो लोग मारे जा रहे थे तब दबाव में नहीं आया, अब फिर से वो अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करेगा, तो वो दबाव में आएगा नहीं, और अमेरिका अब जो है बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अमेरिका भी पहले अपने आप को सँभालेगा, अपने अंदर के हालात को सँभालेगा, और वो मुझे नहीं लग रहा है। तो बहरहाल जो भी होगा बात करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया फ़ज़ील साहब आपका कि आप हमसे जुड़े और बहुत सारी बातें की। बहुत सारी बातें रह गई हैं जिनका जवाब मैं नहीं दे सका। कल मैं उस पे चर्चा करूँगा, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट आज मैं चाह रहा था, लेकिन अब कल ही उस पे बात करूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आप तमाम दोनों हज़रात का, फ़ज़ील साहब और कैप्टन साहब आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया सुहैल अहमद साहब, एल्पो नेपाल, बिल्कुल बहुत-बहुत शुक्रिया। अबू माज़ साहब बहुत-बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अरशद खान, आरिफ सैफी, राजा सिंह राजपूत साहब, इसके अलावा अली ज़ामिन, इंतखाब आलम साहब, यूनुस चौबारा साहब, इसके अलावा बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बात नहीं की, और वो तो उनके बयान से क्लियर हो रहा है कि वो पसंद नहीं करते नेतन्याहू को। आरिफ सैफी, अरमान यूसुफ, इसके अलावा नूर साहब, तो तमाम जो लोग, कमाल खान, जयदीप सिंह बुंदेला साहब आज थोड़ा लेट आए, इब्राहिम साहब, सुहैल अहमद साहब, फिरोज खान साहब, तो तमाम बहुत, अनवर खान साहब, एजाज अहमद, मोहम्मद मजहर, इसके अलावा इंशा एडवर्टाइजिंग कोई है वो, तो इस तमाम इस तरह से लोगों का मैं आरिफ सैफी, बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम ज्यादा नहीं लूंगा, तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और कल फिर हम जुड़ेंगे और बातें करेंगे कि आखिर हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या ये जो खबरें हैं हमारी या हमारा तज्जिया है वो कहाँ स्टैंड करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, शब बखैर, गुड नाइट।